नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रक्षा आयातक की छवि बदलकर महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक देश की नई पहचान बना रहा है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष आज शाम संसद टीवी का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली पुलिस ने त्योहारों के दौरान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में हमलों के षड्यंत्र में लगे पाकिस्तान संगठित आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। देश में अब तक 75 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। संयुक्त प्रवेश मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित। 44 उम्मीदवारों के 100%। गुजरात में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट और ब्रिटेन ने चीन के राजदूत को संसद में प्रवेश करने से रोका। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। 16 अगस्त से ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित किया जा रहा है और 15 अगस्त 2022 तक प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ साझेदार के रूप में शामिल है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, तमिलनाडु के वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। राजा जी के नाम से विख्यात सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नमक सत्याग्रह की रूपरेखा दांडी मार्च की तर्ज पर तय की गई थी और ये ब्रिटिश सरकार के मनमाने और कठोर नमक कर के विरोध में था। आकाशवाणी समाचार को कल क्विज के बारे में पूछे गए इस प्रश्न पर देश विदेश के श्रोताओं के जवाब मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं हरियाणा के अंबाला जिले के मुल्लन्ना की डॉक्टर रोजी बाला। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोजी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रॉम MM हॉस्पिटल अंबाला। आजादी का अमृत महोत्सव क्विज जीतने पे आकाशवाणी समाचार का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। भारत सरकार आजादी की 75वीं वर्षगांठ को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। भारत सरकार का ये प्रयास बेहद सराहनीय है। ये हम सभी देशवासियों के लिए उत्साह और सम्मान का अवसर है। मैं पूरे हरियाणा वासियों की ओर से सभी श्रोताओं को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। दिलों में बसा एक सपना था, आजादी के मतवालों का जश्न है ये भारत के आजाद 75 सालों का। हमें स्वतंत्रता सेनानियों पर गर्व महसूस करना चाहिए और हमेशा तन मन धन से अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का वचन लेना चाहिए। जय हिंद। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न अब सोमवार 20 सितंबर के समाचार प्रभात में पूछा जाएगा। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हों। और अब समाचार विस्तार से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा सामग्री आयातक देश की छवि को खत्म कर रहा है और दुनिया के महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक देश की नई पहचान बना रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा विकास और रोजगार के क्षेत्र में अग्रणी होगा। डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नॉर्थ की प्रगति का मैंने अवलोकन किया। अलीगढ़ में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 1.5 दर्जन से अधिक कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश से हजारों नए रोजगार यहां बनाने वाली है। अलीगढ़ नोड में छोटे हथियार, आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट, एंट्री ड्रोन सिस्टम, डिफेंस पैकेजिंग ऐसे उत्पाद बन सके, इसके लिए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक अलीगढ़ में बने ताले घरों की सुरक्षा करते थे, लेकिन अब अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में निर्मित उत्पाद देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार और योगी सरकार राज्य के विकास के लिए मिलकर काम कर रही है। हमें उन ताकतों से लड़ना होगा जो राज्य में विकास के खिलाफ हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश और दुनिया के हर छोटे बड़े निवेशक के लिए उत्तर प्रदेश आकर्षण का केंद्र बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा तभी संभव है जब विकास के लिए उचित माहौल हो। उन्होंने राज्य में विकास की दिशा में काम करने के लिए योगी सरकार की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास है कि छोटी जोत वालों को ताकत दी जाए। 1.5 गुना एमएसपी हो, किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार हो, बीमा योजना में सुधार हो, 3,000 रुपये की पेंशन की व्यवस्था हो, ऐसे अनेक फैसले छोटे छोटे किसानों को सशक्त कर रहे हैं। कोरोना के इस समय में देश भर के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए निजी कंपनियों के साथ 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नई तकनीकों के इस्तेमाल से कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण जारी रहेगा ताकि किसान अपनी आय बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि इन समझौतों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उनकी उपज की रक्षा करना है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज शाम 6 बजे संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर संसद टीवी का प्रसारण शुरू हो रहा है। इस वर्ष फरवरी में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय का निर्णय लिया गया था और मार्च 2021 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। संसद टीवी के प्रसारण मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में होंगे: संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं का कामकाज, योजनाओं और नीतियों का प्रशासन और कार्यान्वयन, भारतीय संस्कृति और इतिहास तथा सामयिक मुद्दों और विषयों पर कार्यक्रम। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 81वां सम्मेलन आज सुबह 11 बजे वर्चुअल माध्यम से होगा। 100 वर्ष पहले आज ही के दिन अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन शिमला में हुआ था। ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के सभापति ओम बिरला सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इसमें प्रभावी और सार्थक लोकतंत्र बनाए रखने में विधानमंडल की भूमिका विषय पर विचार विमर्श होगा। देश में विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कई देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारी भी आयोजन में शामिल हो रहे हैं।
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर पाकिस्तान से संचालित आतंक मॉड्यूल का पता लगाया है। इन 6 लोगों में से 2 पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकवादी हैं। ये देश के कुछ प्रमुख शहरों में आतंकी हमलों की साजिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त नीरज ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अभियान के तहत विभिन्न राज्यों में छापे मारे गए। एक व्यक्ति को राजस्थान के कोटा से, 2 को दिल्ली से और 3 को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। श्री ठाकुर ने बताया कि इनके पास से विस्फोटक और हथियार बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला, भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इस सीरियस इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक खास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी। जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफी बड़ा नेटवर्क है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रक्षा आयातक की छवि बदलकर महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक देश की नई पहचान बना रहा है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष आज शाम संसद टीवी का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली पुलिस ने त्योहारों के दौरान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में हमलों के षड्यंत्र में लगे पाकिस्तान संगठित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। देश में अब तक 75 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। संयुक्त प्रवेश मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित, 44 उम्मीदवारों के 100% आए। गुजरात में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन ने चीन के राजदूत को संसद में प्रवेश करने से रोका। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 75 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 57 करोड़ लोगों को पहला टीका, जबकि 18 करोड़ से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। केरल सरकार ने कोझिकोड जिले के निपहा कंटेनमेंट जोन में लागू प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। इस क्षेत्र में 14 दिन की निरीक्षण अवधि समाप्त होने और इस दौरान किसी में निपहा संक्रमण न मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त प्रवेश मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि 44 उम्मीदवारों ने 100% और 18 उम्मीदवारों ने पहला रैंक हासिल किया है। संयुक्त प्रवेश मुख्य परीक्षा इस वर्ष पहली बार 4 सत्र फरवरी, मार्च, जुलाई और अगस्त सितंबर में आयोजित की गई थी। गुजरात के कई भागों में अगले 2-3 दिनों में तेज से अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि जूनागढ़ में तेज से अत्यधिक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, राजकोट, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ जिलों में भी तेज से अत्यधिक तेज बारिश हो सकती है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सौराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सौराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 20 दल राज्य के भारी बारिश से प्रभावित विभिन्न स्थानों पर भेजे गए हैं। सूत्रों के अनुसार एनडीआरएफ के 5 दल पंजाब से एयरलिफ्ट करके बुलाए गए हैं। नौसेना द्वारा भी बचाव और राहत कार्य दल भेजे गए हैं, जिसमें गोताखोर और नौकाएं भी शामिल है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर वायुसेना और नौसेना के और दल तैयार रखे गए हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। चीन और ब्रिटेन के बीच राजनयिक संघर्ष के संकेत के रूप में ब्रिटेन ने चीन के राजदूत का
संसद में प्रवेश रोक दिया है। इससे पहले चीन ने शिनजियांग प्रांत में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को लेकर ब्रिटिश सांसदों पर प्रतिबंध लगाए थे। हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष लिंडसे होयल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अध्यक्ष जॉन मैकफॉल ने संसद के आयोजन में चीन के राजदूत चेंग चुआंग को बोलने से रोक दिया। श्री होयल ने कहा कि वे स्थायी रूप से चीन के राजदूत पर पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। श्री चेंग को आज सर्वदलीय संसदीय चीनी ग्रुप को संबोधित करना था। चीन ने उइगर मुसलमानों के बारे में भ्रामक सूचना देने के आरोप में 9 ब्रिटिश राजनेताओं, वकीलों और एक शिक्षाविद पर इस वर्ष मार्च में पाबंदी लगा दी थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि देश से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में अगस्त माह में लगभग 46% की बढ़ोतरी हुई है और ये 33 अरब 28 करोड़ डॉलर हो गया है। अगस्त में वस्तु और सेवाओं का कुल निर्यात 52 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 33.99% की वृद्धि हुई। वर्ष 2022 में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की आज अंतिम तिथि है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसा केवल पद्म पुरस्कार की वेबसाइट www.padmaawards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाने वाले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन या अनुशंसा मिलना जारी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार पद्म पुरस्कारों को आम लोगों के पद्म पुरस्कारों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग में से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करें जो समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, साथ ही उनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में पुरस्कार के योग्य हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज ही के दिन सन 1891 में एक ऐसे क्रांतिकारी का जन्म हुआ था जिसने हमें न सिर्फ जय हिंद जैसा ओजस्वी अभिवादन दिया बल्कि भारत की आजादी के लिए लड़ाई भी लड़ी। इसी महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम चेम्पकरामन पिल्लई है, जिन्हें प्यार से जय हिंद पिल्लई भी कहा जाता है। आजादी के दीवाने पिल्लई की चाहत थी ब्रिटेन विरोधी सेना बनाना और इसके जरिए विदेशी शासन से देश को मुक्त करवाना। चेम्पकरामन पिल्लई का जन्म केरल के त्रिवेंद्रम के एक तमिल परिवार में हुआ था। बचपन से ही रामन पिल्लई अंग्रेजों के विरुद्ध रहे। स्कूली दिनों में ही उन्होंने अपने स्कूल में जय हिंद और जय हिंदुस्तान का नारा लगाया था। रामन पिल्लई एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने ऑस्ट्रिया में पढ़ाई की और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। पिल्लई ने लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र में भी स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इतना ही नहीं, 12 भाषाओं पर तो उनकी गहरी पकड़ थी। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तब प्रवासी भारतीय क्रांतिकारी स्वाधीनता आंदोलन के लिए जर्मनी का समर्थन हासिल करने की कोशिशों में जुट गए थे। उन क्रांतिकारियों में एक पिल्लई भी
में क्रांतिकारियों ने ज्यूरिख स्थित जर्मन दूतावास से संपर्क किया। जब सितंबर 1914 में इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी का गठन हुआ, तब पिल्लई ही उसके अध्यक्ष बने। कमेटी का मुख्यालय ज्यूरिख में था। पिल्लई ने ज्यूरिख से जर्मन अंग्रेजी मासिक पत्रिका प्रो इंडिया निकाली। इसने भारत की वैश्विक दृष्टि को जर्मनी के सामने रखा। अक्टूबर 1914 में पिल्लई ने भारत के समर्थन में बर्लिन समिति की स्थापना की। इसके अगले साल उन्होंने इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी और बर्लिन समिति को मिलाकर इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का गठन किया। ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा बनाने के लिए पिल्लई ने सन 1914 और 1917 के बीच एक साथ कई योजनाओं पर काम किया। 1915 में काबुल में भारतीय क्रांतिकारियों ने अस्थायी सरकार गठित की, जिसमें चेम्पकरामन पिल्लई विदेश मंत्री के रूप में शामिल हुए। क्रांतिकारियों की योजना तुर्की और जर्मन सैनिकों को अफगानिस्तान लाने की थी, जिनके साथ वो ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध शुरू करने में काबुल की मदद करने की तैयारी में थे। क्रांतिकारियों की योजना उत्तर पश्चिमी सीमा पर हमले के साथ साथ ब्रिटिश भारतीय सेना से बगावत कराना और इसके जरिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करना था। लेकिन ये योजनाएं नाकाम रहीं और अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पिल्लई यूरोप में रहे और राष्ट्रीय आंदोलन जारी रखा। 1934 में बर्लिन में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक तिरंगे के साथ उनकी अस्थियां लेकर उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई जहाज से भारत लौटीं। आजादी के कुछ साल बाद वो INS दिल्ली में सवार होकर अस्थियों को बंबई से लेकर त्रिवेंद्रम गईं और उन्हें कर्मना नदी में प्रवाहित कर दिया। आज ही के दिन सन 1940 में केरल के मालाबार में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मशहूर आंदोलन हुआ था। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने मालाबार के लोगों से 15 सितंबर को साम्राज्यवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। समूचे मालाबार में साम्राज्यवाद के विरुद्ध सभाएं और प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें भी हुई। मोराड़ा में भीड़ और पुलिस के बीच हुई झड़प में 2 युवकों की मौत हो गई। इस हत्या के आरोप में प्रमुख कम्युनिस्ट नेता KPR गोपालन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के हस्तक्षेप से उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया गया। और इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव क्विज के उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेजे जा सकते हैं।
स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 25 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, मुजफ्फराबाद, लेह और गिलगित में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। इन शहरों में तापमान 9 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उधर पोर्ट ब्लेयर, अगाटी और तिरुवनंतपुरम में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 20 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और फरहत, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, आज के अखबारों ने त्योहारों से पहले देश को दहलाने की साजिश नाकाम करते हुए 6 आतंकवादियों की गिरफ्तारी और दाऊद के भाई के आतंकी मॉड्यूल चलाने को बड़ी सुर्खी में दिया है। अमर उजाला लिखता है आईएसआई और अंडरवर्ल्ड की साठगांठ वाले पाकिस्तानी मॉड्यूल का खुलासा। दैनिक जागरण ने लिखा है दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में धमाके और राजनेताओं की हत्या करना था मकसद। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है आईएस और अलकायदा से जुड़े थे तार। कल उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की आधारशिला कार्यक्रम से जुड़ी खबरें भी लगभग सभी अखबारों ने चित्र के साथ विस्तार से दी हैं। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है मोदी बोले अब देश की रक्षा करेगा अलीगढ़, तालों का शहर बनेगा डिफेंस हब, हजारों को देगा रोजगार। हिंदी दिवस के अवसर पर कल राजभाषा पुरस्कार वितरण के अवसर पर गृहमंत्री के हवाले से लोक सत्य ने लिखा है हिंदी का स्थानीय भाषाओं से मतभेद या स्पर्धा नहीं। राष्ट्रीय सहारा लिखता है प्रधानमंत्री ने मंत्री परिषद की बैठक में टीकाकरण और संभावित तीसरी लहर से पहले की तैयारियों की समीक्षा की। अमर उजाला की खबर है केंद्र सरकार ने तुअर और उड़द दाल की मुक्त आयात अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। आयात खेप को सीमा शुल्क विभाग 31 जनवरी 2022 के बाद अनुमति नहीं देगा। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने की खबर है वायुसेना में युवाओं की रुचि जगाने के लिए घाटी में 26 सितंबर को होगा एयर शो। पहली बार डल झील के ऊपर करतब दिखाएंगे MiG-21 और सुखोई 30। साथ ही 75 अनछुए गांवों को पर्यटक केंद्र बनाएगी जम्मू कश्मीर सरकार। दैनिक जागरण की खबर है पंजशीर में तालिबान ने 20 नागरिकों को मार डाला। दैनिक ट्रिब्यून ने उच्चतम न्यायालय की इस व्यवस्था को दिया है कि पदोन्नति में आरक्षण पर दोबारा नहीं होगी सुनवाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा भारत रक्षा आयातक की छवि बदलकर महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक देश की नई पहचान बना रहा है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष आज शाम संसद टीवी का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली पुलिस ने त्योहारों के दौरान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में हमलों के षड्यंत्र में लगे पाकिस्तान संगठित आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। देश में अब तक 75 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। संयुक्त प्रवेश मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित। 44 उम्मीदवारों की 100 परसेंटाइल। गुजरात में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन ने चीन के राजदूत को संसद में प्रवेश करने से रोका। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।